हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करते हैं। इससे न्यूमेरिकल अपर्चर से जो है, न्यूमेरिकल अपर्चर से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी कोर जो है वो कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो डेटा ग्रहण करने की पावर के बारे में हम लोगों को पता लगता है किससे, न्यूमेरिकल अपर्चर से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस एंगल हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एक्सेप्टेंस एंगल के ज्यामान यानी कि साइन। ठीक है, ज्यामान यानी कि किसका, साइन मान को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं किसको, एक्सेप्टेंस एंगल की साइन मान को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। ठीक है, साइन मान यानी कि साइन मान क्या था। अब न्यूमेरिकल अपर्चर यहाँ पे चाहे तो लिख दो, इसे NA द्वारा लिखते हैं। इससे आप लोगों को याद रहेगा कि NA क्या है। ठीक है, तो NA यहाँ पे हमने दिखा दिया कि NA इज इक्वल टू किसके, ज्यामान पे, यानी कि साइन थीटा नॉट। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो एक्सेप्टेंस एंगल के एक्सेप्टेंस एंगल के ज्यामान को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, और इसे NA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो NA इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा नॉट, जहाँ पे साइन थीटा नॉट क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल, जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे लिख लो, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N नॉट। अब फॉर ईयर मीडियम के लिए N नॉट क्या हो जाता है, 1, यानी कि जो फाइनली हमें साइन थीटा नॉट की वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिल जाती है किसकी, साइन थीटा नॉट की। ठीक, तो इस साइन थीटा नॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं NA इज इक्वल टू, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N1 और N2 क्या है, लिख लो यहाँ, वेयर N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परावैद्युतांक जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो N1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और N2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। क्लियर है। ठीक, अब यहाँ से देखो न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ये हो गई, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। ठीक है, ये समीकरण कितना हो गया, 1। अब यहाँ से देखो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, अगर हम इसको सॉल्व करें, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, यहाँ से देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, A प्लस बी एंड A माइनस बी। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यही होता है, तो यहाँ भी वही है, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम क्या,
N1 प्लस N2 एंड N1 माइनस N2, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें हम N1 से क्या करें, डिवाइड कर दें। 2N1 से डिवाइड कर देते हैं और 2N1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बस शर्त ये है कि जिस चीज़ से हमने मल्टीप्लाई किया है उससे हमें डिवाइड भी करना होगा, यानी कि हमें रेशियो जो है वो बराबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लो राइट हैंड साइड में 2N1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2N1 इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, 2N1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन में, यहाँ हमने मान लो 2 रख दिया और यहाँ N1 माइनस N2 अपॉन N1 रख दिया इंटू 2N1 हो गया। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, N1 इज़ ग्रेटर देन N2, यानी कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है उनमें डिफरेंस जो है वो बहुत ही माइन्यूट, मतलब ना के बराबर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर दोनों की एवरेज वैल्यू निकाली जाए तो दोनों की जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है वो लगभग बराबर होती है किसके, N1 के, क्योंकि N1 क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो एवरेज वैल्यू भी लगभग जो है उनकी बराबर आती है। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ साइड में प्रदर्शित कर दो, N1 प्लस N2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, N1, क्योंकि इन दोनों का जो मान होता है N1 और N2 का, ये N1 बड़ा ज़रूर होता है बट दोनों का अगर डिफरेंस, दोनों का अगर औसत लिया जाए तो वो नियर अबाउट होता है किसके, N1 के। ठीक है, इसी तरह से हम इसको N1 माइनस N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा। ठीक, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, N1, और इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा, और ये हमारे पास क्या है 2N1, तो N1 और N1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो कितना हो जाएगा, 2N1 स्क्वायर इंटू डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली निकल के आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 डेल्टा N1 स्क्वायर। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एपर्चर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, तो यहाँ से न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 डेल्टा N1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रही आपकी न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से क्या पता लगेगा कि Na द्वारा रेशी की प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति की गणना की जाती है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, न्यूमेरिकल अपर्चर द्वारा रेसे, यानी कि वही फाइबर, रेसे की प्रकाश यानी लाइट ग्रहण, एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्ट यानी कि Na द्वारा रेशे की प्रकाश ग्रहण शक्ति, लिख लो यहाँ पर पावर। ठीक है, शक्ति की गणना की जाती है। ठीक है, यानी कि ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू हमें बताएगी कि कितना डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, कितना इसकी कितनी पावर है, कितना ये प्रकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, रेसे मतलब वही, हम अगर नॉर्मल वे में बात करें तो हम लोग देखते हैं ना घरों में वायर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कोर क्लैडिंग की बात की थी, तो जो वायर, जो करंट का हम घरों में जो वायर यूज करते हैं
उसमें जो करंट का फ्लो होता है, ठीक है, अंदर अगर ऊपर देखते हैं हम लोग प्लास्टिक की, उस पर क्या की होती है, क्लैडिंग की होती है, लेकिन जो उस पर करंट का जिससे फ्लो होता है, चार्ज जिससे फ्लो होता है, वो अंदर जब हम उसको क्लैडिंग को जब हम उसको हटाते हैं तो अंदर देखते हैं हम एक वायर हमें मिलता है, और वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे महीन महीन वायर जो हैं वो लपेटे गए होते हैं, है ना। तो उनसे हमें फ़ायदा है, खैर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात है कि मतलब ज़्यादा वायर लपेटने से क्या होता है, उसका एरिया बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश यानी कि रेसा, वही है कि जो करंट का फ्लो कराता है अंदर का वायर। ऊपर की जो प्लास्टिक होती है वो क्या है, वही क्लैडिंग कहलाती है। और कभी कभी देखते हैं हम कि उसके ऊपर भी दो वायर अंदर होते हैं, ठीक, उन पे जो प्लास्टिक की क्लैडिंग होती है उसके ऊपर भी एक क्लैडिंग की जाती है, जिसको हम बोल देते हैं जैकेट, ठीक है। वो एक सुरक्षा कवच होता है उनका, ठीक है, वो क्या होता है, सुरक्षा कवच, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। एनए द्वारा रेशी के प्रकाश ग्रहण शक्ति की गणना की जाती है, ठीक है। ये प्रकाश की, ये लाइट की उस क्वांटिटी का मात्रक है, उस क्वांटिटी का मात्रक है जो कि रेसा ग्रहण करता है, जो कि रेसा या फाइबर बोल सकते हैं, रेसा एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है, ठीक है। यदि एन ए का मान, यदि न्यूमेरिकल अपर्चर का मान अधिक है, कैसा है, अधिक है, तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है यानी कि इसका मीन्स वो क्या करेगा, इसका अर्थ है वो क्या करेगा, सोर्स से रेसा अधिक प्रकाश ग्रहण कर रहा है। अगर न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू जो है, अगर हम मेजर कर रहे हैं और न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू अगर अधिक आ रही है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो फाइबर है वो क्या कर रहा है, अधिक प्रकाश ग्रहण कर रहा है, ठीक है। इसका अर्थ है कि सोर्स यानी कि जहाँ से भी मिल रहा होगा, सोर्स से रेसा अधिक प्रकाश ग्रहण कर रहा है, अधिक प्रकाश ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हुई थी न्यूमेरिकल अपर्चर की, ठीक है, कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर से क्या पता लगता है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर से हम क्या है, किसी भी रेशे के प्रकाश ग्रहण शक्ति की जो है गणना कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, रेशा प्रकाश को अधिक ग्रहण करेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर सिंपल सा, अगर हमें एक्सेप्टेंस एंगल पता है तो हम न्यूमेरिकल अपर्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो गया है। जैसे कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, √n1² माइनस n2², उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट हमारे पास क्या है, Na इज इक्वल टू 2Δn1², ठीक। n1² क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो यहाँ से ये फार्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है। जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और डेल्टा की वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे सिर्फ ये इतना ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे कि यहाँ से ये निकाल के लिख लेंगे। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे रह गई, जैसे कि हम लोगों ने ध्यान आ गया, ठीक है, यहाँ पे n1² माइनस n2² की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे रूट है यानी कि Na ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी कि Na इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से n1 बाहर मिल जाएगा हमें, और अंडर रूट में क्या मिलेगा, 2 × डेल्टा, ठीक। ये वैल्यू फाइनली होगी किसकी, न्यूमेरिकल अपर्चर की। क्लियर है यहाँ तक।